सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट भौतिक कोर यूनिट सेकंड, इसमें टॉपिक है सूर्यताप। सूर्यताप में से टॉपिक में से प्रश्न बना है, सूर्यताप क्या है? सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। यानी सूर्यताप को जो है प्रभावित करने वाले, यानी पृथ्वी पे सूर्यताप किन कारकों के कारण से नहीं पहुंच पाता है, उनकी विवेचना करनी है। देखो, इसमें पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो सूर्य है। यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा को ही सूर्यताप कहा जाता है। इसमें अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग समय पर जो परिभाषाएं दी है वो निम्नानुसार है। देखो, त्रिवार्ता के अनुसार, त्रिवार्ता ने परिभाषा दी है कि लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सूर्य ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। इसके बाद में क्रिच फील्ड के अनुसार सूर्य से प्राप्त पृथ्वी तक पहुंचने वाली, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। तो ये दो वैज्ञानिकों ने दिया है इसके बारे में वर्णन। यानी इसका जो परिभाषा है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, त्रिवार्ता, और वो आपके सामने, आप इन दोनों परिभाषाओं को उतार लीजिए। अब है यह ऊष्मा परिचालक तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाह्य सतह तक पहुंचती है। यानी सूर्य के अंदर क्या होता है, सूर्य के जो अंदर का भाग है, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, आपने उतार लिया होगा, ये बता दो। सूर्य है ऊर्जा का प्राप्त, उसके आंतरिक भाग जहां अत्यधिक दबाव होता है वो उस तापमान पर नाभिकीय फ्यूजन पाया जाता है। जैसे मान लो सूर्य है, इसमें किसके द्वारा होता है? नाभिकीय फ्यूजन। नाभिकीय फ्यूजन होता है। नाभिकीय फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम का रूपांतरण, इसमें हाइड्रोजन प्लस व हीलियम दोनों का किसमें रूपांतरण होता है? ऊष्मा के अंदर रूपांतरण होता है। यानी इसका हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, यानी हाइड्रोजन किसमें चेंज होता जाता है? हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम के अंदर रूपांतरण हो जाता है, और ये इससे क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा यह है ऊष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा, इसके द्वारा परिचालन व संवहन द्वारा सूर्य की सतह पर पहुंचती है। सूर्य की सतह पर पहुंचती है किसके द्वारा? परिवहन और परिचालन के द्वारा। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं तथा इसकी जो बाहरी क्षेत्र में एनर्जी निकलती है इसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। सूर्य के बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहा जाता है। इसी तरह सूर्य का बाह्य सतह को, जो बाह्य सतह होती है सूर्य की, इसे फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसी सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है। सूर्य के धरातल पर प्रत्येक वर्ग इंच विकिरण ऊर्जा 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर होती है। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्राय इस तरह रहती है। इस तरह सूर्य की सतह से प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय इस तरह रहती है। इसे सौर्य स्थिरांक कहते हैं। सौर्य स्थिरांक, सूर्य से जो निकलने वाली है एनर्जी है, इसे सौर्य स्थिरांक, जो एनर्जी इस तरह रहती है, जो निकलने वाली एनर्जी, उसे सौर्य स्थिरांक कहते हैं। इसी
को केवल 1/2 करोड़वां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। यह पृथ्वी की स्व अल्प मात्रा बहुत बड़े ऊर्जा के बराबर होती है। सूर्य से प्राप्त इस न्यून ऊर्जा के कारण ही भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव हो सकता है। इस कारण धरातल पर पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह तथा मौसम एवं जलवायु का आविर्भाव होता है। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है। नियमानुसार वो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उतनी तरंगे उतनी ही छोटी होती है। इसी कारण से सूर्य विकिरण द्वारा निकली हुई ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में होती है। यानी सूर्य से निकलने वाली एनर्जी किसके रूप में होती है? लघु तरंगों के रूप में निकलती है, यानी छोटी वेव के रूप में होती है तथा प्रति सेकंड 1,86,000 मील की गति से भ्रमण करती है। इसके विपरीत अपेक्षाकृत कम तापमान वाली वस्तु से विकिरण तो कम होता है परंतु दीर्घ तरंगों के रूप में, यानी पृथ्वी से निकलने वाली जो एनर्जी है वो दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है। अब बात करते हैं अगर धरातल पर सूर्य का जो विकिरण है वो किस प्रकार से पाया जाता है। अगर धरातल पर सूर्य की जो विकिरण बात करें तो ये अगर अक्षांश से बात करें तो देखो सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा के पास होती है। सबसे ज्यादा कहां पे होती है? सूर्य तप की मात्रा वो विषुवत रेखा के पास में होती है, क्योंकि यहां पर दिन रात की लंबाई बराबर होती है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो विषुवत रेखा है यहाँ पे दिन में और रात की लंबाई सर्वाधिक होती है, यानी दिन रात लंबे होंगे तो यहाँ पे दिन अगर अधिक बड़े होंगे तो दिन रात अधिक होंगे तो यहाँ पे सूर्य तक अधिक मात्रा में पहुंचता है, यानी दिन रात यहाँ पे बराबर होते हैं। इसी कारण से यहाँ पे सर्वाधिक सूर्य ताप ये दोनों ओर चलता रहता है, यानी यहाँ पे गर्मी और सर्दी में उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। विषुवत रेखा से सूर्य तक ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। ध्रुवों पर यह तापमान इतना कम हो जाता है कि विषुवत रेखा पर केवल 40% ही प्राप्त हो पाता है। इस तरह ध्रुवीय क्षेत्र न्यूनतम सूर्य ताप प्राप्त करता है। इसे इक्विनॉक्स, रात दिन बराबर होना के समय दोनों गोलार्धों में सूर्य ताप का वितरण प्राय समान रहता है। इसके विपरीत करक तथा मकर संक्रांति के समय दोनों गोलार्धों में ध्रुव के बीच सूर्य ताप के वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि सूर्य ताप के वितरण पर वायुमंडल के परावर्तन, शोषण तथा प्रकीर्णन आदि का प्रभाव पर्याप्त असर होता है। इसी कारण से करक संक्रांति के समय जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा पर लंबवत होता है ध्रुवों पर तो अवधि सर्वाधिक लंबी होने के कारण सूर्य ताप सर्वाधिक नहीं हो पाता है, अपितु अधिकतम सूर्य ताप 40 डिग्री अक्षांश के आसपास प्राप्त होता है। देखो इसमें अगर अक्षांश की बात करूं मैं यहाँ पे अगर अक्षांशों की बात करें तो अक्षांश यहाँ पे 0 डिग्री, 10 डिग्री, ये हो गए अक्षांश। तथा अगर तापमान की या सूर्य तप का प्रतिशत की बात की जाए, जो सूर्य तप है उसकी अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 0 डिग्री पर 100% होगा तथा यहाँ पे 99 हो जाएगा, यहाँ पे 95 हो जाएगा, 88, 79, 68, 57, 47, 43 और 92 ये प्रतिशत के अंदर है। तो
86 है, 40 डिग्री पर 79 है, 50 पर 68 है और 60 पे 57 है, 70 डिग्री अक्षांश पर 47 है और 80 डिग्री पर 43 है और 90 पर 42 है। तो ये हो गया सूर्य ताप का वितरण। अगर इसमें बात करें वार्षिक सूर्य ताप में अधिक अक्षांशीय वितरण पर दृष्टिगत किया जाए तो तीन स्पष्ट मंडल दृष्टिगत होते हैं। निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती अयन मंडल अक्षांशीय, जिनका विस्तार करक तथा मकर रेखाओं के बीच पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है, जिस कारण प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है। इसको छोड़कर यह भाग साल भर उच्च सूर्य ताप प्राप्त करता रहता है तथा ऋतुगत परिवर्तन नगण्य सा रहता है। मध्य अक्षांशीय मंडल में इसी प्रकार से सूर्य ताप अलग से डिफाइंड रहता है। अब बात करते हैं, ये आपने उतार लिया होगा, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है, उनमें सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें प्रथम कारक है वो वायुमंडल का प्रभाव है। नंबर 5 है वो है वायुमंडल का प्रभाव। देखो, सूर्य की प्रकाश किरणों को वायुमंडल की पारदर्शी मोटी परत, यानी जो वायुमंडल की मोटी पारदर्शी परत होती है, और यहाँ पे पहुंचना पड़ता है। ये मान लो सूर्य है, इसको पृथ्वी धरातल पर पहुंचने के लिए एक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे सूर्य ताप का क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, परिकिरण होता है, परिकिरण होता है, परावर्तन होता है, परावर्तन होना, परिकिरण होना, अवशोषण होना। सूर्य का परिकिरण होता है, परावर्तन होता है और अवशोषण होता है। ये तीनों प्रकार की घटनाएं होती है। परिकिरण का मतलब सूर्य का प्रकाश बिखर जाना, परावर्तन का मतलब वापस लौट जाना, अवशोषण का मतलब कैप्चर कर लेना, अपने आपस में कैप्चर कर लेना। तो सूर्य का जो परावर्तन है, परिकिरण के अंतर्गत सूर्य ताप का कुछ भाग पारदर्शी वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों तथा अणुओं के कारण बिखर कर फैल जाता है। परिकिरण उस समय होता है जब अदृश्य कण धूल कण का व्यास विकिरण तरंगों से कम हो जाता है। इस प्रकार सूर्य में लघु तरंगों का परिकिरण सर्वाधिक होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रंगों का आविर्भाव होता है। विभिन्न प्रकार के रंग तथा आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल या लालिमा जो दिखाई देती है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से अधिक होता है तो विस्तृत परावर्तन की क्रिया होती है, इससे सूर्य ताप का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। सूर्य ताप का अवशोषण मुख्य रूप से जलवाष्प तथा गौण रूप से ऑक्सीजन एवं ओजोन के
दूसरा है सूर्य की किरणों का सापेक्ष विस्थापन। सूर्य की किरणों का सापेक्ष विस्थापन पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती है। यानी पृथ्वी का आकार किस प्रकार से है, गोलाकार है, और सूर्य मान लो यहाँ पे, तो पृथ्वी की किरणें लगातार पृथ्वी घूमती रहती है, उसके चारों तरफ चक्कर भी लगाती रहती है। क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, तो जहां पे भूमध्य रेखा पर, क्योंकि इक्वेटर उसके सूर्य में रहता है, तो भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें तीखी पड़ती है, सीधी पड़ती है। परंतु ध्रुवों की आ जाने पर उसकी किरणें तिरछी हो जाती है। उदाहरण के रूप में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगर दो स्थितियां बात करें तो पहली स्थिति देखो, लंबवत किरणें धरातल पर कम क्षेत्र पर गिरती है। यानी अगर सूर्य सीधी रेखा में होगा, मान लो इस जगह होगा सूर्य, तो सूर्य है वो सीधी रेखा में है और कम जगह पर सूर्य की तिरछी में, पर लंबवत तिरछी किरणें हैं वो अधिक दूरी पर गिरेगी। जबकि तिरछी किरणें धरातल के अधिक क्षेत्र पर गिरती है, ताप समान होता है तिरछी। सेकंड स्थिति की अगर बात करें तो लंबवत किरणें वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत से को पार करती है, जबकि तिरछी किरणें वायुमंडल की मोटी परत को पार करती है। करते समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण से ताप की अधिक मात्रा वायुमंडल द्वारा नष्ट कर दी जाती है, यानी अवशोषण हो जाता है, परिकीर्णन हो जाता है तथा कुछ मात्रा ही पावन पाई जाती है। जिस प्रकार से ये लंबवत किरणें हैं और ये है तिरछी किरणें, तो ये सर्वाधिक तापमान पर ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र पर ये वाली होगी, ये बहुत कम क्षेत्र को घेरेगी। अब बात करते हैं हम दिन की अवधि। थर्ड है वो है दिन की अवधि। दिन की अवधि जितनी अधिक होती है, सूर्य तक की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यानी दिन की अवधि जितनी अधिक है, सूर्य तक की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई 24 घंटे में अपनी दूरी का एक परिक्रमा, यानी 24 घंटे में एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है पृथ्वी, तथा साथ ही सूर्य के चारों तरफ वर्ष में एक बार चक्कर लगाती है। लेकिन पृथ्वी की दैनिक तथा वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा के अलावा शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर होता रहता है। यानी दिन की अवधि में अंतर होता है। दिन की अवधि में अंतर होने के कारण भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। सूर्य उत्तरायण की स्थिति में जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दिन की अवधि बढ़ती जाती है, तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 मास का दिन होता है, तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाने पर दिन की अवधि कम हो जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 मास की रात होती है। अगर दूसरी स्थिति में बात करें तो सूर्य की जो दक्षिणायन स्थिति है में जब सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है, तो भूमध्य रेखा की दक्षिण की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है और उत्तर की ओर घटती जाती है। केवल 21 मार्च, यहाँ पे दो स्थिति है, केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर वो दिन व रात बराबर होते हैं। इस स्टेज में दिन व रात
बराबर होते हैं यहाँ से। इसके बाद दिन छोटे होने लग जाते हैं और मार्च के बाद में यहाँ पे दिन बड़े होने लग जाते हैं। इसके बाद सूर्य की स्थिति भूमध्य उच्च अक्षांशों में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध दिन की अवधि 6 मास की होने पर भी सूर्य ताप न्यूनतम इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें है वो सर्वाधिक तिरछी। जहां दिन की अवधि अधिक होती है तथा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। अगर अक्षांशों की बात की जाए तो दिन की अवधि से अक्षांशों पर देखो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अक्षांश की स्थिति में जाएंगे हम तथा यहां पे दिन की अवधि अक्षांश की अगर बात करें हैं तो 0 डिग्री तथा 17 डिग्री 41 डिग्री 49 डिग्री 63 डिग्री 66.5 डिग्री 67.21 और 90 डिग्री। अब अगर यहाँ पे दिन की अवधि की बात की तो यहाँ पे दिन हो जाता है 12 घंटे का, यहाँ पे 13 घंटे का, यहाँ पे 15 घंटे का, यहाँ पे भी 15 घंटे का, यहाँ पे भी 15 घंटे का तथा यहाँ पे 30 घंटे का, यहाँ पे 24 घंटे का और यहाँ पे 6 माह का दिन और 6 मास का 4 मास और 6 मास यानी अलग अलग। अब ये हो गया दिन की अवधि कि 0 डिग्री के स्थान पर 12 घंटे का दिन, 17 जो डिग्री है उस पे 13, 41 डिग्री है उस पे 15, 49 पे 15, 63 पे 15 और 66.5 पे 20 और 90 डिग्री आते आते वहां पे 6 मन का होने लग जाता है। यदि पृथ्वी भी अपनी जगह पर स्थिर होती तो वर्तमान स्थिति के विपरीत दशा होती, परंतु पृथ्वी के दैनिक तथा वार्षिक गति भ्रमण के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों में दिन की अवधि में अंतर आता रहता है। तो ये थी दिनों की अवधि। अगला देखो सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी पृथ्वी वृत्ताकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, जिस कारण सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। औसत रूप से पृथ्वी अगर बात करें, पृथ्वी 149 मिलियन किमी, पृथ्वी से अगर बात करें तो 149 मिलियन किमी तथा परंतु निकटतम दूरी 147। ये तो अधिकतम दूरी है और अगर न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो 147 मिलियन किमी दूरी। अब इसमें दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति की बात करें तो उपसौर तथा दूसरी स्थिति की बात करें तो अपसौर। अब देखो दोनों स्थितियां, पर सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी 147 मिलियन किमी हो, इस स्थिति में उपसौर कहते हैं। और ये कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है। ये स्थिति 3 जनवरी को आती है और सबसे कम निकट दूरी पर होती है। इसके विपरीत 152 मिलियन दूरी पर
हाँ, 149 मिलियन दूरी पर अगर पृथ्वी रहती है 149, तो उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर कहेंगे। ये होगी 4 जुलाई को, ये स्थिति 4 जुलाई को। अगर इनमें डायग्राम के अनुसार देखा जाए, अगर डायग्राम के अनुसार बना के देखा जाए तो इस प्रकार से होगी। 4 जुलाई को उपसौर की घटना होगी, अपसौर की घटना होगी, तथा यहाँ पे 3 जुलाई को पृथ्वी की बात। इसके अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, उस समय अधिकतम ताप तथा अधिकतम दूरी होने पर न्यूनतम ताप मिलना चाहिए। लेकिन जनवरी के महीने में जब सूर्य पृथ्वी से सूर्य निकटतम दूरी पर होती है तो ग्रीष्मकाल के बजाय शीतकाल होती है। 4 जुलाई के शीतकाल के बजाय ग्रीष्मकाल होता है। लेकिन जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए थी उसकी अपेक्षा 7% कम होती है। इसका इतना ही प्रभाव पड़ता है, केवल 7% जो है वो सर्दी कम पड़ती है जनवरी के महीने। तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों में 7% अधिक तीव्र गर्मी हो जाती है, 7% का फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं इसके जो सौर कलर है या सौर धब्बे हैं। सौर धब्बे या सौर कलर चंद्रमा के समान पृथ्वी पर भी धब्बे मिलते हैं, यानी इस प्रकार से दो धब्बे पाए जाते हैं। चंद्रमा के समान तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं। ये धब्बे बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, इनका स्थायी रूप नहीं होता है। यह चक्रीय रूप में बनते हैं, एक चक्कर 11 वर्ष में पूर्ण होता है। इन धब्बों का धब्बे चक्रीय रूप में बनते हैं और बिगड़ते हैं। एक जो चक्कर है 11 वर्ष में पूर्ण होता है। एक वर्ष में अंदर 11 वर्ष में एक चक्कर है वो पूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है जब सौर कलंक या धब्बों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्यताप की मात्रा अधिक हो जाती है। यानी इस पे अगर मात्रा अधिक होगी, धब्बे अगर अधिक है, अगर धब्बे अधिक है तो सूर्यताप अधिक होगा, यानी सूर्यताप अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन इनकी मात्रा कम होती है तो सूर्यताप पूर्ण होगा। तथा धब्बों की अगर मात्रा कम होगी तो सूर्यताप कम प्राप्त होगा। ये बिल्कुल सटीक तो नहीं है, यानी वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि नहीं की है अभी तक, इसलिए इसे पूर्णतः सिद्ध नहीं माना गया। अब बात करते हैं भूमि का ढाल। भूमि का ढाल धरातल के दो ढाल सूर्य के अधिक सामने
सूर्य तक की अधिक प्राप्ति होगी। डाल के सामने वाले जो डाल सूर्य से विपरीत दिशा में होते हैं वहां सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, तथा इसके विपरीत साइड में विपरीत दिशा में ये क्या है, ढाल। अब कोई भी हो सकता है, पर्वत या पहाड़ का ढाल, सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। यानी ढाल के अनुसरण के दूसरी साइड में कम प्राप्त होगा तथा सूर्य ताप इधर अधिक प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगला, बादल तथा वर्षा। बादल तथा वर्षा की बात की जाए, धरातल पर स्थित वे क्षेत्र जहां पर हमेशा बादल छाए रहते हैं, यानी उन क्षेत्रों पर जहां हमेशा बादल छाए रहते हैं। जहां हमेशा बादल छाए रहते हैं तथा वर्षा अधिक होती है। तथा वर्षा अधिक होती है, वहां सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। वहां सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। यानी सूर्य की एनर्जी कम प्राप्त होती है, क्योंकि बादल सूर्य की किरणों का परावर्तन कर देते हैं तथा बादल क्या करते हैं, सूर्य की किरणों का परावर्तन कर देते हैं। इसके कारण जो है सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, क्योंकि बादल हमेशा सूर्य की जो एनर्जी है उसको रोकने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स आप तैयार करते रहिए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।